हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के लिए बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी किया था। उसी का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? जिसको p बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तो अगर इसको हम लिख सकते हैं p बटा कोई भी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो हो जाता है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो आपको इसमें से चुनना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखो रूट अंडर 441 है, इसका मान कितना हो गया 21। अब देखते हैं कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। बी और सी के जनरली हम लोग स्क्वायर रूट याद नहीं होगा बच्चे सबको। तो डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी का स्क्वायर रूट के अंदर कितना होगा, 2 से कट जाएगा, ये 50। तो 1/, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1/50 है स्क्वायर रूट निकालना, ये जो है एक पूर्णांक नहीं होगा। तो पूर्णांक नहीं होगा। दूसरी बात, अगर दशमलव भी होता है, दशमलव में भी आएगा तो वह एक अशांत होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति होगा तो जिसकी संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या में ही काउंट होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ये ज़्यादा सूटेबल है। बस हमको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वह हमेशा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना आपको याद रखना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय। और बात रही बी और सी को, तो आप लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अभाज्य गुणनखंड और उससे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो इसका मान होगा 51 और इसका मान होगा 47। ठीक है, आप लोग करके देखना। और जैसे कि हम अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं रूट अंडर 5, तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है क्या होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दो धनात्मक पूर्णांक के लौसत तथा मौसत समान हो तो संख्याएं क्या होगी। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, लेना है जिसका लौसत मौसत क्या है, वो समान है। तो समान होगा तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन संख्याएं हो सकती है। तो पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं और वन से केवल कटे, जो वन और स्वयं से करता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम पहला ऑप्शन में देखते हैं कि ले लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में 3 और 5। तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा निकालेंगे, इसका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो ये 1 मौसा होगा, मतलब 1 से ही 3 और 5 डिविजिबल है, बाकी बात कोई संख्या से नहीं है। लौसा निकालेंगे हम लोग, तो लौसा इसका क्या होगा, आप लोग को आता ही होगा, 3 × 5 हो जाएगा 15। अब बी ऑप्शन, तो ये एक ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी स्व अभाज्य संख्या। तो स्व अभाज्य का मतलब ये होता है कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो यही एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। 3 और 5 क्या है, एक स्व अभाज्य संख्या है, तो इसका भी मौसा और लौसा बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, बराबर संख्या ले लेते हैं दो, तो सी में बराबर लेते हैं, जैसे 5 और 5 ले लिया, इसका मौसा भी कितना होगा, 5 ही होगा, और लौसा कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों ये लौसा मौसा क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब संयुक्त संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो वन और स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्या से डिविजिबल हो, तो उसी को हम लोग संयुक्त संख्या या कंपोजिट संख्या कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अभाज्य संख्या में 1 और स्वयं से डिविजिबल होता है, और संयुक्त संख्या में 1 और स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्या से डिविजिबल, अलग 1 और स्वयं के अलावा भी और संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए, तो उसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कि 4 हो गया, 4 जो 1 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वही कंपोजिट संख्या या संयुक्त संख्या कहलाता है। चलो हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, तो इसको सब बच्चा को आता भी होगा, लेकिन चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। 0.0001 इस पे रखेंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग कि जितने संख्याओं पर रखेंगे उतना 9 हम लोग नीचे दे देते हैं। तो 4 अंकों पे है तो 4 9 हो गया, और ऊपर जो भी है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो 1 के लेफ्ट साइड में 0 है, तो 1 के लेफ्ट साइड में 0 का मतलब कुछ नहीं होता, राइट साइड में होता तो उसका मतलब होता। तो ये हो गया 1/999, मतलब 1/9999। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। अब इस पर आधारित और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला सवाल। तो इस पर केवल 5 और 1 पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इस सवाल को हम लोग करेंगे कि ये 2 5 1 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे हम लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम उसके बदले 0 दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 249/990 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव करने का तरीका है, फिर सब्जेक्टिव में ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। उसी प्रकार ये संख्या है, तो इसको बनाने का भी वही तरीका होगा। ये संख्या दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के हम सारी संख्या लिख लेंगे, और बट्टा में दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग होगा
उसको लेकर हम उस उतने अंक, जितने अंक पे रेकरिंग होगा उसके लिए 9 लिख देंगे, जिस पे नहीं होगा उस पर हम 0 लिख देंगे। देखो दशमलव के बाद केवल 2 पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए एक 0 लिखेंगे। अब -1 to 12 पे रेकरिंग नहीं है तो हम लोग 12 यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे इसको, ये 4 2 1, तो 1240/990 आंसर हो गया। उसी प्रकार ये भी सवाल बन जाएगा, तुम लोग करके देखना, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे बनाना है। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए है, सब्जेक्टिव बनाने के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो चारों ऑप्शन देखते हैं कि कोई भी m पूर्णांक है किसी भी पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक के लिए कौन सी संख्या विषम का रूप होगा, ठीक है। इस चारों में से विषम संख्या का रूप कौन होगा। तो देखो हम 6m जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सम संख्या का रूप है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होगा। जितनी भी संख्या होगी इस m के जगह पर हम कुछ भी ले लें, ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, तो कोई भी संख्या लेंगे 6 इसका फैक्टर होगा और ये 2 से डिविजिबल, तो ये एक सम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 6m + 1 है, तो ये सम संख्या है, और सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम आता है। सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या का रूप है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा डी, 6m + 1। अब देखो ए बी भी ऑप्शन देख लेते हैं। अब ए ऑप्शन में देखते हैं कि m कोई पूर्णांक है, तो हम a का मान अगर मान लो हम 2 ले लिए तो ये सम संख्या हो गया। अगर m का मान 3 ले लिए तो ये विषम संख्या हो गया। तो ये सम और विषम ये फिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं है। उसी प्रकार इसमें देख लो कि m अगर हम सम संख्या लेते हैं 2, तो 2 1 प्लस कितना 3 हो गया, तो ये एक विषम संख्या आ गया। वही m का मान हम अगर ले लेते हैं यहाँ पे 3, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये एक सम संख्या, तो ये भी फिक्स नहीं है, ये कभी सम होगा कभी विषम होगा, m के मान पे डिपेंड करता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, विषम संख्या का रूप ही होगा। तो 6m + 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ पे देखो कि a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, और c का मान ये दिया हुआ है, तो इसका लॉसा a b c का मान निकालना है। तो लॉसा निकालने का एक तरीका होता है, तो लॉसा देखो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको ध्यान से करना हम लोगों को। तो लॉसा निकालते समय देखेंगे कि ये फैक्टर को पहले देखेंगे कि कौन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको हम लोग लेंगे। तो 3 है यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पे 3² है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 4 है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4 है, तो ये ले लिए। उसके बाद गुना में 5 है और 5² है, तो ये दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 5 की पावर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे 7 की पावर p है और 7 की पावर 3 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 है, तो ये 7 की पावर इसका 4, इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर लिया गया होगा। यहाँ 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर p है, तो यहाँ 7 की पावर 4 लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 की पावर p जो है वो ये 7 की पावर 4 के बराबर होगा। इसका मतलब p का मान कितना होगा, हमें 4 होगा। तो आपको लॉसा निकालते समय देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसका सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी हम लोग उसमें गुना कर देते हैं, तब उसका हम लॉसा निकलता है। कॉमन होगा उसको भी लेना है, कॉमन नहीं है कोई फैक्टर वो भी लेना है, बस उसका हाईएस्ट पावर हम लोगों को लेकर गुना कर देंगे, तो ये मेरा लॉसा है। तो पी का मान 4 होगा, जो कि डी ऑप्शन दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। क्यूबिक रूट ऑफ 81 का परमेयकारी गुणक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग परमेयकारी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए कौन सी संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा, वही रेशनलाइजिंग फैक्टर या परमेयकारी गुणक कहलाएगा। तो देखते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ ये 81 है, तो 81 को जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है, × 3, ठीक है। तो क्यूबिक रूट निकालने के लिए हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तो 3 का 3 पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक ही है, तो इसीलिए इसके लिए हमें 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 9 से गुना करना पड़ रहा है, तो 9 से गुना करना पड़ रहा है, क्यूबिक रूट ऑफ 9 से गुना करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये क्यूबिक रूट के अंदर हमें 9 गुना किया, इसका मतलब कि हमें क्यूबिक रूट ऑफ 9 से गुना करेंगे तब जाके ये एक परमेयक्रम ये परमेय संख्या बनेगा, मतलब कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 9 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यही मेरा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं कि मौसा इसको निकालना इस संख्या। तो मौसा निकालने के लिए ध्यान रखना है कि ये कॉमन फैक्टर केवल लेना है, कोई भी कॉमन तीनों में, ये 3 संख्या दी हुई है, ये 3 एक्सप्रेशन है, तीनों में कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले संख्या का हम लोग मौसा निकालेंगे, तो 36 है, 54 है, 90 है, तो 36, 54 और 90 है, तो ये तीनों संख्या का मौसा क्या होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं 18 ऐसी संख्या लेंगे, वैसी बड़ी संख्या होगा जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो उसके लिए हमें ये इसका मौसा हो जाएगा 18।
ये 18 से तीनों संख्या डिविजिबल है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में ये 18 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम देख के आंसर मार सकते हैं 18, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो ये 18 गुने, अब देखो x के पावर 5 है इसमें, x के पावर 4 है, x के पावर 6 है, तो मासा में हमें सबसे लोएस्ट पावर लेना होता है, तो x के पावर 4 इसका लोएस्ट पावर हो गया, इंटू y तीनों में कॉमन है और y के पावर यहाँ 2 है, 3 है और 4 है, तो सबसे कम पावर यह है y के पावर 2, तो ये मेरा मौसा हो गया। तो मौसा निकालने का ये तरीका होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 1440 है, वो दिया हुआ है इसको प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या के गुणनखंड में, तो यहाँ हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पी क्यू आर का मान निकाल के पुट कर देंगे। तो इसका चलो करते हैं, ये 2 से डिविजिबल है तो 720 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 360 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मान आ गया 5, ठीक है। कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी का मान 5 आ गया, क्यू का मान 2 है और आर का मान 1 है, तो हम पी प्लस क्यू माइनस आर का मान निकाल सकते हैं, 5 प्लस 2 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 बराबर 6 आंसर, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहता है कि कौन सी संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो कोई भी परमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका परमेय संख्या है, ठीक है, इसको जान लो, या तो शांत होगा, ठीक है, नहीं तो अशांत होगा। अशांत होगा तो ये आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति का मतलब कि जिसका शेषफल जो है बार बार रिपीट करता हो। शांत का मतलब हो गया कि जिसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा, यहाँ पे अशांत आवृत्ति में शेषफल रिपीट करेगा, ठीक है। तो वो परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये सारी परमेय संख्या है। तो शांत से करने के लिए एक नियम होता है कि हर जो है किसी भी परमेय संख्या का जो हर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है। तो m और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि हर में जो संख्या है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। केवल 2 होगा तब पर भी होगा, या केवल 5 होगा तब पर भी, या 2 और 5 दोनों होगा तो वो शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखते हैं कि देखो यहाँ पे हर में इसका केवल फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, इसका भी फैक्टर 2 और 5 होगा, ठीक है, इसका फैक्टर केवल 5 होगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का हर में अगर फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, ये दोनों में से कोई भी होगा तो वो शांत होगा। तो ये शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है। और इसका फैक्टर देखोगे तो इसका फैक्टर में 2 के अलावा भी कुछ आएगा, ठीक है। तो केवल 2 रहता तब पर भी ये शांत होता, या केवल 5 रहता तब पर भी शांत होता। यहाँ पे 2 के अलावा भी और भी फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे इसका फैक्टर एक 3 भी होगा, क्योंकि 6 4 10, 10 2 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो ये एक अशांत क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो शांत चेक करेंगे, जो शांत होगा उसके अलावा जो बच जाएगा वह शांत होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है। केवल हमको हर का फैक्टर निकालना है, हर का फैक्टर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों में से कोई भी हो तो वो शांत हो जाएगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब कहता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो सदैव विभाज्य होगा किससे। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 टू द पावर n है, n टू द पावर n है, इसके बाद 4 टू द पावर 2n है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो हम मान लेते हैं कि n का मान 1 है। तो n का मान 1 लेंगे तो ये 2 के पावर 9 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 माइनस 16, मतलब ये हो जाएगा 65 हो गया। तो 65 मतलब 5 इंटू 13, मतलब 5 गुने 13। ये संख्या 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा, तो ये सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो ये आज के लिए इतना ही।